नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मनन क्लासेज की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इस सेशन में एक नई शुरुआत कर रहे हैं। वर्तमान में कक्षा 6 से 12 तक जो विषय वस्तु प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है उसके हम कक्षावार जो है टॉपिक आपको क्लियर करवाएंगे। सबसे पहले हम कक्षा 10 के अंदर जो पाठ्यक्रम में शामिल है राजस्थान की संस्कृति और साहित्य से संबंधित पुस्तक जिसे राजस्थान अध्ययन के नाम से जाना जाता है। पुस्तक का नाम क्या है? राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। और कौन सी कक्षा में प्रचलित है? कक्षा 10, जिसे हम राजस्थान अध्ययन श्रृंखला के नाम से जानते हैं। और वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं में कक्षा 9 और 10 जो राजस्थान अध्ययन पुस्तक है, हर पेपर में 2 या 3 सवाल कंटेंट के रूप में पूछे जाते हैं। इसमें आपकी सुविधा की गई है कि जो सवाल एग्जाम में आ सकता है उसको हमने हाईलाइट कर रखा है और उसी बिंदु पर चर्चा करेंगे और किसी सवाल पूछा जाएगा। तो राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 राजस्थान अध्ययन, इसमें हम पहला जो अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं विद्यार्थियों, वो है राजस्थानी भाषा और साहित्य। प्रथम अध्याय कौन सा है? राजस्थानी भाषा व साहित्य। राजस्थानी भाषा व साहित्य हम मूल बुक जो है वही आपके सामने लेकर आएंगे और इसमें कहां पर किस रूप में सवाल बनेगा वो सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए आइए मिलकर प्रारंभ करते हैं आज के कालांश को और एक नई शुरुआत को। राजस्थानी भाषा एवं साहित्य चैप्टर का नाम है प्रिय विद्यार्थियों। इसमें राजस्थानी भाषा और बोलियां टॉपिक है। इस पुस्तक में से कौन कौन से सवाल इस चैप्टर में से पुटअप हो सकते हैं, मैं सीधी उसी बिंदु पर बात कर रहा हूं। पहला सवाल यह आ सकता है कि 913 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवले माला पुस्तक में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 18 देसी भाषाएं जो है उसमें उल्लेखित की गई है। और राइटर कौन है? उद्योतन सूरी है। वैसे सामान्यतः जब भी राजस्थानी भाषा साहित्य पढ़ाया जाता है इस जैन विद्वान की हम चर्चा करते हैं और ये मूल रूप से जालोर के अंदर निवास करते हुए इन्होंने 10वीं सदी में 913 ईस्वी में कुवले माला पुस्तक की क्या की थी? रचना की थी। और इस पुस्तक में 18 देसी भाषाओं का विद्यार्थियों उल्लेख किया गया और उनमें एक भाषा थी मरु, जिसको हम मारवाड़ी कहते हैं। अब यहां पर जो सवाल उठेगा वो लाइन टू लाइन उठेगा कि कुवले माला पुस्तक किसकी है? उद्योतन सूरी की। कब लिखी गई? 913 ईस्वी में। और इसमें कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख है? 18 देसी भाषाओं का। और एक भाषा जो राजस्थान से बिलोंग करती है, कौन सी है? मरु भाषा, जिससे वर्तमान में क्या कहा जाता है? मारवाड़ी कहा जाता है। फिर एक नाम आता है जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन का। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। और जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने विद्यार्थियों 912 ईस्वी में, कब की बात है? 912 ईस्वी में किसने? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। क्या नाम है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन की पुस्तक है और 1912 में यह प्रकाशित हुई थी। 1908 में इन्होंने लिखनी प्रारंभ की थी। इसमें राजस्थानी भाषाओं का पहली बार वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है। तो इस पेज पर आपके 2 ही सवाल थे। अगली बात करते हैं, अगली महत्वपूर्ण बिंदु कहां पर है?
तो राजस्थानी भाषा 10वीं सदी तक पश्चिमी भारतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली अपभ्रंश भाषा का प्रभाव राजस्थानी भाषा पर अधिक रहा है। तो यहां से एक सवाल उठ सकता है कि कौन सी सदी तक राजस्थानी बोली पर अपभ्रंश भाषा का प्रभाव ज्यादा रहा है। तो यहां ध्यान रखना सदी कौन सी है, 10वीं। राजस्थानी का उद्भव काल कौन सा मानते हैं, 11वीं से 12वीं सदी। और स्वतंत्र विकास कौन सी सदी के बाद में हुआ था, 16वीं सदी। तो यहां 3 सवाल बन गए कि राजस्थानी भाषा का वह काल जिसमें अपभ्रंश भाषा का प्रभाव था, तो वो आपकी 10वीं सदी से पहले का है। राजस्थानी भाषा का जो उत्पत्ति काल है वो कौन सा मानते हैं, वो विद्यार्थी मानते हैं 11वीं से 12वीं सदी। स्वतंत्र रूप में इसका डेवलपमेंट कब हुआ, तो वो हुआ था 16वीं सदी। इसके अलावा इस पेज पर दूसरा कोई सवाल नहीं बनता। अब आगे चलते हैं कि राजस्थानी को किसका रूप माना जाता है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, अपभ्रंश भाषा के कौन से रूप से हुई है। तो कुछ विद्वानों का कहना है शोरसेनी अपभ्रंश से, कुछ का कहना है नागर अपभ्रंश से, और कुछ का कहना है मरु गुजरी अपभ्रंश से। अब ये 3 टर्म यहाँ पर आई हैं। ये टर्म अलग अलग भाषा वैज्ञानिकों ने दी है जिनका यहाँ उल्लेख नहीं किया गया। मैं केवल उतनी ही बात करूंगा जितनी पुस्तक में उल्लेखित है और जो डायरेक्ट सवाल के रूप में पुटअप हो सकती है। अब यहां पर विद्यार्थी ध्यान रखना, सवाल बनेगा तो यहां से बनता है कि अपभ्रंश का वह कौन सा रूप है जो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के अंदर सबसे उचित माना जाता है। पहला शोरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, प्राकृत अपभ्रंश, इस प्रकार का बना दिया। एक लिख दिया मरु गुजरी अपभ्रंश, तो राइट आंसर क्या होगा, मरु गुजरी अपभ्रंश होगा। बाकी चीज इसमें पढ़ने के काम की नहीं है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कितने वर्गों में बांटा था, राजस्थानी बोलियों को 5 मुख्य वर्गों में बांटा है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने पुस्तक कौन सी लिखी थी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, कब लिखी थी, 1912 में। और कितने वर्गों में बांटा है, 5 वर्गों में बांटा है, जिसमें से पहला वर्ग कौन सा है, पहला वर्ग है पश्चिमी राजस्थानी। जो राजस्थान का उत्तर पश्चिम का जो एरिया है उसमें मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और कौन सी है, शेखावाटी। ये किस में आती है, पश्चिमी राजस्थान में। कौन कौन सी है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में फिर दूसरा यहाँ क्लासिफिकेशन मिलता है मोटा मोटी, वो है पूर्वी राजस्थान है। इसमें ढूंढाड़ी है, हाड़ौती है, मेवात है, कौन सी है, अहिरवाटी है। जैसे ये आपके राजस्थान का एरिया है और इसके अंदर अगर हम बात करें नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट के अंदर, तो यहाँ आप अगर थोड़ा ध्यान करोगे तो ढूंढाड़ कौन सा एरिया हो गया, ये हो गया हाड़ौती वाला, यहाँ पर मेवाती ये एरिया और अहिरवाटी यहाँ पर। तो ये जो बोलियां हैं ये किसकी है, पूर्वी राजस्थान की, अगर मोटा मोटी तौर पर क्लासिफिकेशन किया जाए तो। अब आगे चलते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो है मारवाड़ी जो बोली है इसमें कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। तो मारवाड़ी बोली के अंदर विद्यार्थियों जो पहला सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है वो ये है कि राजस्थान के सबसे विस्तृत क्षेत्र पर बोली जाने वाली बोली कौन सी सर्वाधिक, वो है मारवाड़ी। कहाँ, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर, शेखावाटी के एरियाज है, यहाँ बोली जाती है। थली और गोडवाड़ी इसकी उपबोलियां। तो ये जरूर ध्यान रखना कि मारवाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है, थली और गोडवाड़ी। अब ये थली कहाँ बोली जाती है, तो थली जो मरुस्थलीय प्रदेश है अपना उत्तर पश्चिम वाला, उसमें बोली जाती है। गोडवाड़ी कहाँ बोली जाती है, गोडवाड़ी आपकी सिरोही और पाली के एरिया में बोली जाती है। गोडवाड़ी कहाँ बोली जाती है, सिरोही और पाली का जो भौगोलिक क्षेत्र उसमें बोली जाती है। यही सवाल इसमें बन सकते, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, उसके बाद में बात करते हैं मेवाड़ी। तो मेवाड़ का क्षेत्र कौन कौन सा, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद और भीलवाड़ा। ये प्राचीन जो मेवाड़ रियासत है उसी का भौगोलिक क्षेत्रफल है। और यहाँ पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण मेवाड़ी भाषा को क्या बोला जाता है, पर्वतीय मेवाड़ी कहा जाता है। तो ऐसी कौन सी भाषा जिसे
पर्वतीय भाषा कहा जाता है मेवाड़ी भाषा को। और जो मेवाड़ी भाषा मैदानी क्षेत्र में बोली जाती है उससे क्या कहते हैं, मैदानी मेवाड़ी। फिर है अगली आपके ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ किसको बोलते हैं, जयपुर या आमेर का जो राज्य है उससे ढूंढाड़ कहते हैं। और यहाँ की बोली क्या कहलाएगी, ढूंढाड़ कहलाएगी, ढूंढाड़ी कहलाएगी। कहते हैं कि किसी जमाने में यह ढूंढ नामक एक प्रसिद्ध नदी बहती थी। कुछ लोगों का मत ये भी है कि यहाँ ढूंढिया नामक राक्षस रहता था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसमें 6 शब्द का उच्चारण क्या होता है, ज्यादा होता है। अब ढूंढा के एरिया में जयपुर, दौसा, बगरू और दूधू का एरिया आएगा। इसकी उपबोलियां कौन कौन सी है, तोरावाटी, राजावाटी और कौन सी है, नागरचोल। तो ये 3 शब्द आप ध्यान रखना, तोरावाटी, राजावाटी और कौन सी है, नागरचोल। ये बोलियां आपके किसकी उपबोलियां हैं, ढूंढाड़ी की। फिर आते हैं हाड़ौती। हाड़ौती बोली आपके कोटा, बूंदी, बारां का झालावाड़ का जो एरिया जिससे हाड़ौती कहते हैं, तो वहां उस एरिया की बोली क्या कहलाएगी, हाड़ौती। और इसमें ढूंढाड़ी के समान ही कौन सा शब्द काम में लेते हैं, 6 शब्द काम में लिया जाता है। मेव जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां की बोली क्या कहलाती है, मेवाती। और मेवों का निवास अगर हम बात करें विद्यार्थियों, अलवर और भरतपुर जिले में ज्यादा है। तो अलवर भरतपुर का क्षेत्र मेवात कहलाता है। आपके अलवर और भरतपुर के क्षेत्र को क्या कहते हैं, मेवात। और यहाँ की बोली क्या कहलाएगी, मेवाती कहलाएगी। भरतपुर के आसपास का जो एरिया है इस क्षेत्र में ब्रज भाषा भी बोली जाती है। तो मेवाती पर जिस बोली का प्रभाव है वो कौन सी है, ब्रज भाषा है। इसके अलावा मेवाती जो है हिंदी और राजस्थानी के बीच की कड़ी का रूप में भी काम करती है। फिर वागड़, वागड़ बोले तो कौन सा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र क्या कहलाता है, वागड़ कहलाता है। और इसकी बोली किस में आएगी, वागड़ी। ये बिल्कुल गुजरात के नजदीक का एरिया है, तो वागड़ी बोली पर किसका प्रभाव होगा, गुजराती का। मालवी बोली राजस्थान के पास का जो दक्षिण का एरिया है मध्य प्रदेश का, उससे क्या कहते हैं, मालवा कहते हैं। तो राजस्थान के दक्षिणी भूभाग के अंदर मालवा के टच में जो बोली बोली जाती है उससे क्या कहा जाता है, मालवी बोली कहा जाता है। मध्य प्रदेश का रतलाम, झाबुआ और राजस्थान का कौन सा है, प्रतापगढ़ का क्षेत्र है। और मालवी की 2 उपबोलियां हैं, पहली कौन सी है, रांगड़ी है। कौन सी है, रांगड़ी है। और दूसरी कौन सी है, निम्बाड़ी है विद्यार्थियों। कौन सी है, निम्बाड़ी। तो निम्बाड़ी और रांगड़ी यहाँ बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निम्बाड़ी और रांगड़ी जो है वो किसकी उपबोलियां हैं, वो मालवी की उपबोलियां हैं। और निम्बाड़ी को तो दक्षिणी राजस्थानी बोली के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, दक्षिणी राजस्थानी बोली। इसके बाद बात करें शेखावाटी। तो राव शेखा ने जो जिस क्षेत्र पर राज्य की स्थापना की थी उससे क्या कहा जाता है, शेखावाटी। जिसमें मुख्य रूप से चूरू है, झुंझुनू है, सीकर का एरिया है, ये भूभाग आता है। यहाँ की बोली क्या कहलाती है, शेखावाटी। लेकिन शेखावाटी का प्रभाव आपके बोली के रूप में गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र पर भी रहा है। और फिर भीली और पहाड़ियां बोलियां हैं, यहां पर आपके कोई सवाल नहीं बनेगा इस प्रश्न पर। इसके बाद में अगले प्रश्न पर राजस्थानी साहित्य के अंदर अगर हम सवाल देखें तो विद्यार्थियों यहां पर एक सवाल बेहद ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में 3-4 बार पूछा भी गया है और वापस पूछा जा सकता है। ये वेरी मोस्ट। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान को साहित्य की दृष्टि से कितने काल में क्लासिफाई किया गया है। 4 काल है, प्राचीन, पूर्व मध्य, उत्तर मध्य और कौन सा है, आधुनिक है। अब इसका टाइम पीरियड क्या है, तो टाइम पीरियड आपके 1050 से शुरू होता है, फिर दूसरा 1450, 1650 और 1850। पीछे की डेटेज याद ही नहीं रखें। पहला कौन सा 1050, दूसरा कौन सा 1450, तीसरा कौन सा आ रहा है 1650 और फिर कौन सा आ रहा 1850। तो पहला कितना हो जाएगा 1050 से 1450, फिर 1450 से 1650, 1650 से 1850 और 1850 से वर्तमान तक। तो पहला काल कौन सा है, प्राचीन काल। कहां से शुरू हो गया 1050 से 1450, यानी 11वीं से कौन सी सदी होगी, 15वीं सदी होगी। 11वीं से कौन सी सदी होगी, 15वीं सदी। और ये प्राचीन काल राजस्थान का जो है साहित्य का, उसमें वीर गाथाएं ज्यादा लिखी गई। तो प्राचीन काल को क्या कहते हैं, वीर गाथा काल 11वीं से
15वीं सदी। फिर पूर्व मध्य काल 15वीं सदी से लगाकर कौन सी सदी आ जाएगी इसके अंदर आपकी 17वीं सदी। इसका टाइम पीरियड कितना है, इसका है विद्यार्थियों 15वीं से कितना है 17वीं सदी है। कितना है 17वीं सदी। और 15वीं सदी के अंदर राजस्थान में क्या शुरू होती है, भक्ति परंपरा शुरू होती है। तो 15वीं सदी का काल क्या कहलाएगा, भक्ति काल के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद में कौन सा काल आता है, उत्तर मध्य काल, जो आपके 17वीं सदी से कहां तक है 19वीं सदी तक। उत्तर मध्य काल कहां से कहां तक है 17वीं सदी से 19वीं सदी तक। और इसमें श्रृंगार रीति और नीति परक जो है साहित्य की रचना हुई है। पूछते हैं कि प्राचीन काल में कौन से साहित्य की रचना हुई है, तो प्राचीन काल में जो साहित्य लिखा गया है वो वीर गाथात्मक लिखा गया है। मध्य काल जो आपके शुरू होता है 15वीं से 7वीं सदी, उसमें भक्ति परक साहित्य लिखा गया है। और उत्तर मध्य काल में श्रृंगार रीति और नीति परक का साहित्य लिखा गया 17वीं से 19वीं सदी। और आधुनिक काल में विविध विषय और विधाओं से युक्त जो है साहित्य की रचना की गई है। एग्जाम की दृष्टि से ये जो सवाल बनता है विद्यार्थियों, बेहद ही साहित्य में इंपॉर्टेंट सवाल है। कोई सा भी पूछा जा सकता है कि प्राचीन कालीन जो राजस्थान का साहित्य उसकी विशेषता क्या है, वीर गाथा काल। मध्य काल की क्या है, भक्ति काल। उत्तर मध्य काल की क्या है, श्रृंगार रीति और नीति। श्रृंगार रीति और नीति। और आधुनिक काल के अंदर कौन सी विधाएं आ गई, विविध विधाएं आ चुकी हैं। हाँ, अब प्राचीन काल जो है वीर गाथा काल, जो आपकी 11वीं सदी से 15वीं सदी तक है, 1000 कितना है 50 से 1450। इसके अंदर अगर कोई सवाल पूछा जा सकता है इस पूरे पॉइंट में से, तो केवल इतना सा एक सवाल बनता है कि रणमल छंद नामक जो रचना है वो आपके किस विद्वान के द्वारा रची गई है, तो आंसर क्या होगा, श्रीधर व्यास। रणमल छंद रचना किसकी है, श्रीधर व्यास की। और ये वीर गाथात्मक रचना है। पूर्व मध्य काल में इस पेज के अंदर जो 15वीं से 16वीं सदी का 1450 से 1650 में कोई आपकी रचना नहीं आ सकती। हाँ, पूर्व मध्य काल की अगर बात करें तो इसमें विभिन्न संतों और उनके द्वारा प्रवर्त संप्रदायों का साहित्य लिखा गया है। यानी संत संप्रदाय का साहित्य कौन से काल में लिखा गया, पूर्व मध्य काल में। जैसे रामसनी संप्रदाय है, दादू पंथ है, नाथ पंथ है, अलखिया पंथ है, विष्णु संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय। इन संप्रदायों ने नाम स्मरण को महत्व दिया है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ईश्वर का नाम जपना। और निर्गुण उपासना पर बल दिया है। मूर्ति पूजा का आडंबरों का खंडन किया है। गुरु के महत्व पर बल दिया है। जाति व्यवस्था के भेदभाव को इन्होंने तोड़ने की कोशिश की है। तो ये राजस्थानी संत साहित्य की जो 4 विशेषताएं यहाँ बन रही हैं, ये सवाल बन सकता है। पहला सवाल यहां से बन सकता है, संतों ने किस पर बल दिया, नाम स्मरण पर बल दिया, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये बन सकता है, निर्गुण उपासना पर बल दिया। तीसरा ऑप्शन, गुरु की महत्ता पर बल दिया। और चौथा ऑप्शन, जाति व्यवस्था भेदभाव को मिटाने पर बल दिया। ये 4 ऑप्शन बनते हैं। लेकिन आपको जो सवाल पूछा जाएगा वो ऐसा पूछेंगे कि राजस्थान के अंदर जब हम पूर्व मध्यकालीन साहित्य की बात करते हैं, या जिसको हम क्या कहते हैं, भक्ति काल 1400 से 1650, तो इस काल की कौन सी साहित्यिक विशेषता नहीं है। तो यहां जो 4 पॉइंट बन रहे हैं उसमें से एक वो हटा देगा और एक क्या करेगा, नया जोड़ देगा। इसके साथ सगुण कवियों ने भी अपने आराध्य देवों की क्या की है, वंदना की है। ये तो निर्गुणों की विशेषता है कि निर्गुण सगुण का भी अंतर पूछा जा सकता है। सगुण जो है वो अपने आराध्य देव को पूजा क्या करते थे, जबकि निर्गुण क्या करते थे, नाम का स्मरण करते थे। और इन्होंने महिमा का गुणगान किया रचनाओं के अंदर। मीराबाई के पद हैं। पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है वेली कृष्ण रुक्मणी, जो उन्होंने कहाँ लिखी थी विद्यार्थियों, गढ़ गागरोन में। ये पूछी जा सकती है, वेली कृष्ण रुक्मणी किसकी रचना है, पृथ्वीराज राठौड़ की। माधोदास ददीवाड़िया की रचना है विद्यार्थियों राम रासो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो इसमें 2-3 लिखी गई हैं। पहली कौन सी, वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ की। पदावलियां किसकी है, मीरा की रचना है। और राम रासो रचना किसकी है, राम रासो, राम
रासो। राम रासो रचना है माधोदास दधीवाड़िया की। किसकी है? माधोदास ददवाड़िया की। और ये ददवाड़िया जो होते थे ना चारण, ये मुख्य रूप से मेवाड़ रियासत से इन्होंने इतिहास लिखा। मेवाड़ से संबंध ज्यादा है। जबकि एक ऐसी रचना और है जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकती है अगर आ जाए, वो कौन सी है? राम रासा। राम रासा किसकी है? कृष्ण भट्ट कलानिधि की रचना है विद्यार्थियों। किसकी है? कृष्ण भट्ट कलानिधि की रचना कौन सी है? राम रासा है। और राम रासो किसकी है? माधोदास दधीवाड़िया की। फिर आते हैं ईश्वरदास। ईश्वरदास जो आपके मारवाड़ के विद्वान थे, उन्होंने एक रचना लिखी थी हरिरस। कौन सी लिखी थी? हरिरस। और दूसरी कौन सी लिखी है? देवी याना। कौन कौन सी लिखी ईश्वरदास जी ने? ईश्वरदास जी की पहली रचना है हरिरस। कौन सी है? हरिरस है। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है देवी याना। दूसरी कौन सी है? देवी याना। और ये दोनों रचनाएं किसकी है? ईश्वरदास जी की है। और ईश्वरदास कहाँ के विद्वान थे? मारवाड़ के। फिर सायाजी झूला ने लिखी है कौन सी? नागदमन। तो ये रचनाएं कौन से काल की हैं? ये आपके उत्तर पूर्व मध्य काल की रचनाएं थी सारी, जिनकी हमने चर्चा की। अब आ जाइए आप उत्तर मध्य काल, जिससे क्या कहते हैं? श्रृंगार रीति और नीति परक काल कहा जाता है, 1650 से 1850। और इस काल में राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत क्या रही है? शांति रही है। तो पहला सवाल यहाँ ये बनता है कि राजनीतिक दृष्टि से शांति का काल कौन सा है? तो उत्तर मध्य काल, जिसमें श्रृंगार रीति परक और नीति परक, यानी जब राज्य में शांति हो तो ही हमें सजना संवरना, रीति रिवाजों का और नीतियों का पालन करने की विचारधारा मन में आई है। बाकी कोई सवाल है नहीं। यहां पर देखो, यहां पर कुछ रचनाएं हैं। कवि मंची राम ने कौन सी लिखी थी? रघुनाथ का रूपक। रघुनाथ रूपक। ये रचना किसकी है? ये है मंछाराम की। किसकी रचना है? मंछाराम की। ये आपको पूछी जा सकती, जो उत्तर मध्य काल की है। संबोधन परक नीतिकार को पर, जैसे राजियारा सोल्टा, चक्रियारा सोल्टा, भेरियारा, मोतियारा सोल्टा, यानी सोल्टा साहित्य वो कौन से काल की विशेषता है? सोल्टा साहित्य जो लिखा गया है वो आपके उत्तर मध्य काल की विशेषता है। कौन से काल की विशेषता है? उत्तर मध्य काल की। फिर आधुनिक काल, जिसमें विविध विषय और विधाओं से युक्त है, 1850 से वर्तमान तक। इसके अंदर कौन कौन सवाल बनते हैं? चलिए आगे देखते हैं। इसमें पहला सवाल बनता है कि यहाँ इस काल के अंदर चेतना का शंखनाद हुआ था। 1850 के बाद का समय क्रांतियों का और आजादी का समय था। और इस काम में योगदान दिया मारवाड़ के बांकीदास ने और बूंदी के सूर्यमल मिश्रण या सूरजमल मिश्रा ने दिया था। उसके बाद में अब पढ़ते हैं राजस्थानी गद्य और पद्य की विशिष्ट शैलियां। साहित्य की जो शैलियां हैं उसमें कौन कौन सी खास बातें हैं? देखिए, पहला है ख्यात साहित्य। जो ख्यात शब्द है, ख्यात शब्द जो है विद्यार्थियों, वो किससे बना है? ख्याति से बना है। देशी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान के लिए, अपनी सफलताओं के लिए और विशेष कार्यों के लिए विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवा कर संचित किया। यानी जो देशी रियासतों के राजा थे, उन्होंने अपने मान सम्मान, अपनी सफलता और अपनी विशेष उपलब्धियों के लिए जो इतिहास लेखन का कार्य करवाया और वो संचित करवाया, उसको क्या कहते हैं? ख्यात कहते हैं। जैसे दयालदासरी ख्यात, इसमें बीकानेर के राव बीका से लेकर महाराजा अनूप सिंह तक का इतिहास संचित है। हालांकि सूरत सिंह तक की घटनाएं हैं, लेकिन यहाँ अनूप सिंह तक का नाम दे रखा है। तो दयालदास जी जो थे विद्वान, दयालदास सिंधायच, ये बीकानेर रियासत के विद्वान थे और उन्होंने बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास लिखा है, जिसे दयालदासरी ख्यात कहा जाता है। और मारवाड़ में किसने लिखा? ये काम किसने किया? मुथा नैणसी ने किया। किसने किया? मोहनोत नैणसी, जिन्हें मारवाड़ का अबुल फजल भी कहा जाता है। और इनकी रचना कौन सी है? नैणसीरी ख्यात है। कौन सी है? नैणसीरी ख्यात। तो यहां से सवाल पुटअप हो सकता है। फिर है वचनी का। वचनी का संस्कृत के वचन शब्द से बना है। वचनी का एक काव्य की विधा है जिसमें दो चीजें साथ में चलती है, गद्य और पद्य की तुकांत।
गद्य और पद्य की तुकबंदी जिस रचना में साथ चलती है उसको हम विद्यार्थियों क्या कहते हैं, वचनिका कहते हैं। ये पूछा जा सकता है। इसमें एक अलंकार बहुत ज्यादा प्रचलित है, अतिया अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अतिया अनुप्रास अलंकार जो है वो इसके अंदर आपके ज्यादा प्रचलित है। या तो यहां से वचनिका में आपके तीन सवाल बनते हैं कि वचनिका जो शब्द है वो किससे बना है? संस्कृत के वचन शब्द से बना है। कैसी रचना है? गद्य पद्य तुकांत रचना है। कौन सा अलंकार है? अत्यानुप्रास अलंकार है। सबसे प्रसिद्ध वचनिका कौन सी? शिवदास गार्डन ने लिखी थी अचलदास खींचरी वचनिका, जिसमें गढ़ गागरोन के आपके 1423 के प्रथम साके का वर्णन किया गया है। फिर है जग्गा खिड़िया राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका। ये किसकी? जग्गा खिड़िया की है। तो दो वचनिका यहाँ आपको दी गई है और दोनों में से एक एग्जाम में पूछी जा सकती है। पहली वचनिका शिवदास गार्डन रचित अचलदास खींचरी वचनिका। वचनिका क्या है? संस्कृत शब्द जो है ना वचन, उससे वचनिका शब्द बना है। इसमें गद्य और पद्य तुकांत रचना एक साथ, जो गद्य और पद्य का तुकांत इस रचना में एक साथ चलता है और इसमें अत्या अनुप्रास अलंकार है। शिवदास गार्डन की रचना पहली वचनिका है जो अचलदास खींची पर लिखी गई। फिर जग्गा खिड़िया ने लिखी है राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री। ये रतलाम के राजा थे और धर्मत का युद्ध इन्होंने लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था? धर्मत का युद्ध लड़ा था, उसी में ये शहीद हुए थे। उसके बाद आता है द्वावेत। द्वावेत एक कलात्मक गद्य का एक अन्य रूप है। अब देखो द्वावेत के अंदर कौन सा साहित्य है? केवल गद्य शैली इसमें शामिल है, जो वचनिका काव्य का ही रूप है। यानी द्वावेत वचनिका से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें गद्यांश है, पद्यांश नहीं है। वचनिका राजस्थानी भाषा में लिखी जाती है, लेकिन द्वावेत की भाषा कौन सी है? इसकी भाषा है आपके उर्दू। वे कौन सी है? फारसी भाषा है। बड़ा अच्छा सवाल बन सकता है इसमें। शब्दों से युक्त होती है। इनमें कथा का नायक गुणगान, कथा के नायक का गुणगान किया जाता है। राज्य के वैभव का, युद्ध का, आखेट का, नक्सिक यानी सुंदरता का वर्णन तुकांत और प्रभा युक्त होता है। अब द्वावेत कौन कौन से किस किस के ऊपर लिखा गया है तो जरा यहां देखिए। पहला है अकमाल देवड़ारी द्वावेत, अकमाल देवड़ारी। फिर जवान सिंह है मेवाड़ के महाराणा। इसके अलावा राजा जय सिंह है। इन तीन पर यह साहित्य लिखा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं वात। वात का मतलब होता है कहानी, जिसे बात कहते हैं ना, बात कहनी कहानी कहना। तो कहानी कहने और सुनने की विधा क्या कहलाती है? वात कहलाती है। बिल्कुल सिंपल सा पूछेगा आपको। अब कौन कौन सी वातें प्रसिद्ध हैं? जैसे राव अमर सिंह जी री वात, खींचियारी वाता, पाबू जी री वाता, कानड़री देवरी वाता, अचलदास खींचीरी वाता। फिर आया है विद्यार्थियों जमाल। तो जमाल को आप मोस्ट लगा लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैंने, हालांकि इस पुस्तक में जो चीजें मैंने हाईलाइट की हैं, अगर सवाल आएगा इस चैप्टर में से तो 100% उसी पॉइंट पर से उठेगा और वो मैंने अच्छी तरह से आपके सामने रखा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको द्वावेत में सवाल पूछा जा सकता है, वचनिका में से सवाल पूछा जा सकता है, जमाल से सवाल पूछा जा सकता है। जमाल क्या है? जमाल है विद्यार्थियों मात्रिक छंद है। ये कैसा छंद है? मात्रिक छंद। इसमें पहला दोहा पूरा होता है, फिर पांचवें चरण में दोहे की अंतिम चरण की मात्रा को दोहराया जाता है। क्या किया जाता है? अंतिम चरण की मात्रा को दोहराया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये और एग्जाम में अक्सर पूछा गया है और फिर पूछा जा सकता है। जमाल कैसा छंद है? मात्रिक है। पहला दोहा क्या होगा? पूरा। पांचवें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है, जैसे राव इंद्र सिंह जीरी जमाल। फिर कौन सा है? झूलना। कौन सा वर्ड है? झूलना। झूलना राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। तो राजस्थानी काव्य में दो मात्रिक छंद हो गए, एक तो कौन सा हो गया? जमाल हो गया, एक कौन सा हो गया? झूलना। यानी दोनों किससे शुरू हो रहे हैं? जय से शुरू हो रहे हैं। तो ये दोनों ही क्या है? मात्रिक छंद है। अब जो झूलना है उसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में आपके
यगण लगता है। जैसे अमर सिंह राठौड़ का झूलना, गज सिंह जीरा झूलना, राव सुल्तान देवड़ेरा झूलना। तो जमाल इंपॉर्टेंट है और झूलना इंपॉर्टेंट है। फिर है पर्ची। पर्ची जो है साहित्य की रचना विद्यार्थियों संतों ने साधुओं ने की है, बाकी ये सामान्य जो आपके विद्वान हुए उन्होंने नहीं की है। संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा की जिस पद्य शैली में लिखा गया, कौन शैली में लिखा गया, पद्यांश रूप में लिखा गया है, उससे हम क्या कहते हैं, पर्ची। तो पर्ची किसने लिखी है, संतों ने और संत महात्माओं ने लिखी है। तो पर्ची की शैली कौन सी होगी, पद्यांश। जैसे नामदेव की पर्ची, कबीर की, रेदास की, पीपा की, दादू की और मीरा की पर्ची। फिर आता है प्रकाश। किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालना, यानी उस पर फोकस करना, या तो किसी व्यक्ति विशेष की घटना या किसी वंश विशेष की घटना, उसको प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश साहित्य में सबसे इंपॉर्टेंट है किशोर दास का राज प्रकाश और आसिया मान सिंह का महास्य प्रकाश, और कर्णिदान का कौन सा है, सूरज प्रकाश। ये तीन प्रकाश ध्यान रखना। पहला प्रकाश कौन सा है, राज प्रकाश है। कौन सा है, राज प्रकाश। कैसे याद करोगे, वर्तमान में राज किसका है, किशोरों का है। किसका है, किशोरों का। तो कौन हो गए, राज प्रकाश के रचनाकार कौन हो गए, किशोरदास। अब महास्य कौन है, महास्य मान सिंह है। तो महास्य प्रकाश के रचनाकार कौन हो गए, महायश, महायश प्रकाश। कौन सी रचना, महायश। तो महायश किसको मिला था, मान सिंह को मिला था। तो इस प्रकार से जो है आप इनको याद कर लीजिए। और सूरज और किरण आपस में जुड़े हुए, तो सूरज प्रकाश और कर्णिदान, ये शब्द आपका थोड़ा मैच कर लीजिए आप। फिर है मरसियां। मरसियां यानी किसी के मरने के बाद में उसकी याद में शोक व्यक्त करने के लिए जो रचना लिखी जाती है उसको क्या कहते हैं, मरसिया कहा जाता है। राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए लिखी जाती है। राणे जगपतरा मरसिया मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखे गए। अब जगपत का मतलब कौन है, महाराणा जगत सिंह है। अब है रासो। रासो जो है ना वो साहित्य की दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण विधा है, जिसमें वीर रसात्मक और श्रृंगार रस से संबंधित काफी साहित्य लिखा गया है। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय और युद्ध और वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो उसे क्या कहते हैं, रासो कहते हैं। अब रासो के अंदर पहला सवाल विद्यार्थियों यही बनता है, आपको सीधी लाइन ये दी जाएगी कि जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध और वीरता का विस्तृत वर्णन है उससे रासो साहित्य कहा जाता है। ये कथन किसका है, तो क्या होगा, मोतीलाल मेनारिया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है अगर ये कथन देकर पूछ लिया जाए। फिर चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा, सबको पता है। नरपति नाले ने बीसल देव रासो लिखा। गिरधर आसिया ने कौन सा लिखा है, सगत रासो। दलपत विजय का कौन सा है, खुमान रासो। इसके अलावा कुंभकर्ण ने एक रासो ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है, क्या नाम है, रतन रासो। ये कुंभकर्ण या कुंभा इसका नाम है, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण का ग्रंथ कौन सा है, कुंभकर्ण का कौन सा रासो है, रतन रासो। कौन सा रासो है, रतन रासो। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीजें चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज सबको याद है, कई बार पूछा गया है। बिसल देव रासो नरपति नाहले का भी सैकड़ों बार आ चुका है। गिरधर आसिया का सगत रासो भी आ चुका है। दलपत विजय भी एग्जाम में खूब आया है। रतन रासो थोड़ा कम पूछा गया है, तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। कुंभकर्ण की रचना कौन सी, रतन रासो। और जोधराज का हमीर रासो भी हजारों बार पूछा गया। अगला है रूपक। रूपक क्या है, किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाला, यानी उसके रूप को दर्शाने का जो साहित्य है वो क्या कहलाता है, रूपक कहलाता है। किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धि को जो काव्य कृति दर्शाती है उसको क्या कहते हैं, उसको रूपक कहते हैं। जैसे गजगुण रूपक, रूपक गोगा देव जी और राज रूपक। इसके बाद में फिर आता है विगत। विगत यानी जो घटना पहले बीत चुकी है उससे संबंधित विगत। विगत से किसी विषय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है।
विगत ऐसा साहित्य है जिसमें किसी भी विषय संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये अच्छी लाइन है और ये पूरा मोस्ट है, हालांकि बातें इसमें छोटी छोटी है। शासक, परिवार, राज्य, प्रमुख व्यक्ति, राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन, किसी भी राजा का, परिवार का, किसी व्यक्ति का कौन सा वर्णन, राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तित्व का, ये विगत में है। विगत में आर्थिक आंकड़े जो हैं वो भी शामिल होते हैं। जैसे विगत के अंदर मुख्य रूप से कौन से आंकड़े शामिल होते हैं, आर्थिक आंकड़े जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं विगत के अंदर। ठीक है। मोहनोत नेणसी ने रचना लिखी थी मारवाड़ प्रगनारी विगत, जिसे गजेटियर कहते हैं। परगने की आबादी है, रेख जो एक निश्चित मानदंड पर राजा सामंतों से टैक्स वसूल करता था उसको क्या कहते हैं, रेख। ये एक प्रकार का कर है जो सामंत से कौन लेते थे, राजा लेते थे। भूमि, किस्म, फसलों का हाल, सिंचाई के साधन। उसके बाद में आता है वेली। फिर कौन सा साहित्य, वेली। वेली ग्रंथ वेलियो छंद के अंदर लिखा गया है। कौन से छंद में लिखा गया, वेलियो छंद में, जो धार्मिक, ऐतिहासिक और देईदास जेतावत्री वेली, रतन सिंह खेवावत्री वेली और राव रतनरी वेली ग्रंथ है। पृथ्वीराज राठौड़ ने कौन सी लिखी थी, कृष्ण वेली कृष्ण रुक्मणी। ठीक है। उसके बाद में आगे चलें तो संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन साखी में 16 छंद में किया है। अब साखी की रचना किसने की है, संत कवियों ने लिखी है, चाहे आपके दादू जी हों या और निर्गुण भक्ति वाले संत हों। और साखी हमेशा कौन से छंद में लिखी जाती है, 16 छंद में। और सबसे फेमस किसकी है, कबीर की है। फिर आता है विद्यार्थियों सिलोका। कौन सा है, सिलोका। सिलोका साधारण पढ़े लिखे लोगों के द्वारा लिखा जाने वाला साहित्य क्या कहलाता है, सिलोका। जो कम पढ़े लिखे लोग साहित्य रचना करते थे वो क्या कहलाती थी, सिलोका। जैसे राव अमर सिंह रा सिलोका, अजमाल जीरा और राठौड़ कुशल सिंह जीरा, भाटी केर सिंह जी, इनकी जो रचना है वो किस में आती है, सिलोका में। आधुनिक राजस्थानी साहित्य की बात करें तो मारवाड़ में कौन हुए थे, बांकीदास। बूंदी में कौन हुए थे, सूर्यमल मिश्रण। और हिंगलाजदान जो है, शंकरदान सामोर हैं, ये आधुनिक साहित्यकार हैं। इसमें आपके एक उमरदान नामक एक विद्वान है, इनका जरूर ध्यान रखना। उमरदान ये एक ऐसे विद्वान थे जब राजस्थान में छपनिया अकाल पड़ा था विक्रम संवत 1956 में, विक्रम संवत 1956 के अंदर। और ईस्वी सन के हिसाब से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 1900 ईस्वी के आसपास का, 1899 और 1900 ईस्वी विद्यार्थी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि छपनीय अकाल का जो दुख था, जनता का मार्मिक चित्रण, वो किसने किया, तो वो किया था उमरदान ने। ये जरूर ध्यान रखें कि राजस्थानी साहित्य में छपनीय अकाल का मार्मिक जो है चित्रांकन या वर्णन राजस्थानी साहित्य में किसने किया है, वो कवि उमरदान ने किया है। इसके अलावा साथ में पाखंडी साधुओं संतों को बेनकाब किया गया। रामनाथ कविया ने द्रौपदी विनय नामक जो है नारी चेतना पर एक ग्रंथ लिखा है। रामनाथ कविया की रचना कौन सी है, द्रौपदी विनय। कौन सी है, रामनाथ कविया, रामनाथ कविया। और रचना कौन सी इनकी, इनकी रचना है द्रौपदी विनय रचना है। ये पूछी जा सकती है रामनाथ कविया की जो रचना है। अब हम चलते हैं आगे तो गणेशी लाल व्यास की बात आती है। गणेशी लाल व्यास ऐसे कवि हैं जिन्होंने खुद आजादी की लड़ाई लड़ी है, मारवाड़ से बिलोंग करते हैं। और आजादी के बाद इनका मोह भंग हो गया, और जो मोह भंग हुआ था उसको किसमें लिखा, अपने कविता के माध्यम से प्रकट किया है। रेवतदान की रचनाएं किसके खिलाफ थी, सामंती शोषण के खिलाफ। और मेघराज मुकुल की रचना कौन सी है, सेनानी है। मैं जहां जहां आपके पेन चला रहा हूं वहां से सवाल बन सकता है। सत्य प्रकाश जोशी ने मौलिक और गैर पारंपरिक विचारों पर रचना लिखी। 1960 में सत्य प्रकाश जोशी की एक रचना प्रकाशित हुई थी, राधा। कौन सी हुई थी, राधा। ये ध्यान रखना, सत्य प्रकाश जोशी की रचना, सत्य प्रकाश जोशी की रचना है। जोशी की कौन सी रचना है,
राधा है। कौन सी है? राधा। रचना किसके? सत्य प्रकाश जोशी की। और मेघराज मुकुल की कौन सी? सेनानी। जोशी अपनी नायिका को राधा के माध्यम से श्री कृष्ण को यह संदेश देकर कि भयंकर युद्ध टाल दें, युद्ध के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। आपको ये सेंटेंस पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि अपनी नायिका को राधा के माध्यम से, अपनी नायिका को राधा के माध्यम से श्री कृष्ण को यह संदेश देकर कि भयंकर युद्ध टाल दें, युद्ध के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। ये जो है ये पंक्तियां किस रचना की है? तो किसकी है? राधा की। और रचनाकार कौन है? सत्य प्रकाश जोशी। लीलटांस रचना किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। कौन कौन सी? मींजर। कौन कौन सी है? एक तो है मींजर और दूसरी कौन सी है? मींजर। एक मिनट, कौन सी है? मींजर है। और कौन सी है? लीलटांस। आगे हम अगले अध्याय में कन्हैयालाल सेठिया के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए अब कुछ और बातें हैं। पारस अरोड़ा, इनकी रचना है जुड़ाव। जुड़ाव रचना किसने की है? आधुनिक साहित्य में पारस अरोड़ा की है। गोवर्धन सिंह शेखावत, इनकी रचना है गांव। तेज सिंह जोधा, इनकी रचना है कठई की हवेग्यो है। मतलब ये जो रचनाएं हैं आधुनिक, इनमें से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा और थोड़ा रट्टा भी यहाँ मारना पड़ सकता है। पारस अरोड़ा, अरोड़ा पारस जो है अरोड़ा, उनकी रचना का नाम क्या है? जुड़ाव है। गोवर्धन सिंह शेखावत की कौन सी? ये गांव है। तेज सिंह जोधा की कठई की हवेग्यो। मणि मधुकर की रचना जो है वो कौन सी है? सोजती गेट, पग फेरो। ये दो रचना है, पग फेरो और सोजती गेट। ये किसकी? मणि मधुकर की। हरीश बदाणी की है बोले सरनाटो। कौन सी रचना है? बोले सरनाटो। और बाथा में भूगोल, ये हरीश बदाणी की रचना दोनों। चंद्र प्रकाश देवल की है पागी। और कौन सी है? कावड़। और कौन सी है? मार्ग। तो चंद्र प्रकाश देवल जो है उनकी तीन रचनाएं हैं। पागी है, और पागी जो है वो मार्ग पर चलते हैं और क्या काम करते हैं? कावड़ का। तो पागी, कावड़ और मार्ग। अर्जुन देव चारण की है रिंदरोही। कौन सी है? रिंदरोही। यहां से ये जो रचनाएं हैं ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकती, बहुत मोस्ट है। मालचंद तिवाड़ी की उत्तरियो है आभो। ये सारी रचनाएं जो यहां मैं बात कर रहा हूं इस आधुनिक काल की, किसी भी रचना का सवाल एग्जाम में आ सकता है। वापस एक बार देख लीजिए। पारस अरोड़ा की जुड़ाव है। गोवर्धन सिंह शेखावत की गांव है। पारस अरोड़ा की रचना कौन सी है? जुड़ाव। गोवर्धन सिंह शेखावत की गांव। तेज सिंह की कठई के वेग्यो। मणि मधुकर की सोजती गेट पर पग फेरो। और हरीश बदाणी बोले हैं सरनाटो। बाथा में भूगोल, बाथा में भूगोल हुई जो सरनाटो ही बोली, क्योंकि हरीश बदाणी के। चंद्र प्रकाश देवल पागी मार्ग चाले कावड़ लेन। पागी, कावड़ और मार्ग। अर्जुन देव चारण की रिंदरोही। मालचंद तिवाड़ी की उत्तरियो है आभो। ठीक है। शिवचंद्र भरतिया को राजस्थानी साहित्य का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जाता है। रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने मांजल रात, अमोलक बाता, मूमल, गिर ऊंचा, गढ़ ऊंचा, केरे चकवा बात। ये रचनाएं किसकी है? लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की है। कौन कौन सी है? मांजल रात यानी आधी रात, अमोलक बाता, अनमोल जो बातें हैं, मूमल जैसलमेर की राजकुमारी, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, केरे चकवा बात। और फिर आता है विजयदान देथा। विजयदान देथा की रचना कौन सी? बातारी फुलवारी। कितने खंडों में है? 14 खंडों में है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो विजयदान देथा की जो रचनाएं हैं उनमें कुछ और है, जैसे है कहानी संग्रह में दुविधा, उलझन, अलेखो हिटलर, सपन प्रिया और अंतराल। कौन कौन सी है विजयदान देथा की रचनाओं में? विजयदान देथा की रचनाओं में पहली कौन सी है? दुविधा, फिर उलझन, अलेखो हिटलर, सपन प्रिया, अंतराल। दुविधा नामक जो रचना है विजयदान देथा की, उस पर पहली फिल्म का निर्माण हो चुका है। कौन सी फिल्म का निर्माण हुआ है? पहली फिल्म का। किस पर? दुविधा पर। इसके बाद में यहां देखें तो चौधराइन की चतुराई, ये विजयदान देथा की रचना है। किसकी रचना है? विजयदान देथा की। कौन सी? चौधराइन की चतुराई है। यादवेंद्र चंद्र शर्मा
का जो काव्य संग्रह उसमें जमारो है, समंदर और थार, और उपन्यास है हूँ गोरी किण पीवरी, जोग संजोग और चांदा सेठानी। नथमल जोशी इनकी 3 रचना है। पहली कौन सी है? आभे पटकी, दूसरी कौन है? धोरारो धोरी, तीसरी एक बींदनी और 2 बींद। ये किसकी? नथमल जोशी की है। अब चलते हैं पत्रकारिता की तरफ, और पत्रकारिता में कौन सी पत्रिका कहां से प्रकाशित हो रही है ये थोड़ा ध्यान रखना। बीकानेर से एक पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है जिसका नाम है वातायन, और हरीश बदाणी उसका प्रकाशन कर रहे हैं। अजमेर से जो पत्रिका प्रकाशित हो रही है उसका नाम है लहर। लहर कहां से चली? अजमेर से। वातायन इन तेज हवाएं कहां चली? बीकानेर में, हरीश बदाणी की है। और ये जो है आपके लहर, इसका प्रकाशन किया है प्रकाश जैन ने। भरतपुर से की ओर नामक पत्रिका है जो विजेंद्र ने। कांकरोली से संबोधन कमर मेवाड़ी ने, और अलवर से कविता पत्रिका का प्रकाशन किया है किसने? भागीरथ भार्गव ने। किसने किया है? भागीरथी भार्गव। संप्रेषण चंद्र भानु भारद्वाज की, मधु माधवी नलिनी उपाध्याय की। ये आपके मुख्य पत्रिकाएं हैं। राजस्थानी साहित्य जो अकादमी है उसकी पत्रिका का नाम क्या है? आपके साहित्य अकादमी की पत्रिका का नाम है मधुमती। और राजस्थानी भाषा, ये साहित्य अकादमी तो कहाँ है? उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। तो मधुमती का प्रकाशन कहाँ से होता? उदयपुर से। राजस्थानी भाषा संस्कृति और साहित्य अकादमी ये कहाँ है? बीकानेर। और इसकी पत्रिका कौन सी है? जागती ज्योत है। कौन सी है? जागती ज्योत। और फिर एक नाम आता है सत्य प्रकाश जोशी। सत्य प्रकाश जोशी जी जो है, इनकी आपकी रचना है या पत्रिका है, उसका नाम है हरावल। किशोर कल्पना कांत की है ओलियों, और चंद्र सिंह की है मरुवाणी। चंद्र सिंह की रचना कौन सी है? मरुवाणी। तो ये कक्षा 10 की जो पुस्तक है राजस्थान अध्ययन, उसका अध्याय नंबर 9 था विद्यार्थियों। इसमें एग्जाम में जितने टाइप की जो बातें पूछी जा सकती हैं मैंने उन सभी पर चर्चा की है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वर्तमान में, चाहे सीटी हो या आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कोई भी एग्जाम हो या आरपीसी का कोई भी एग्जाम हो, और उसके लिए इन किताबों को पढ़ना चाहते हैं, शॉर्ट नोट्स के रूप में आप तैयार करना चाहते हैं, तो इस क्लास को आप अच्छी तरह से ऑनलाइन पढ़ें। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इससे शेयर करें। और कालांश अगर आप लिखने के मूड में नहीं है तो वीडियो को 2 या 3 बार ढंग से देखोगे तो जितनी बातें की सवाल अगर एग्जाम में आएगा तो उनमें से पुटअप हो जाएगा, और सवाल यहाँ से अक्सर पूछा जाता है। और आशा करता हूँ कि आपको ये कालांश अच्छा लगा होगा, और अगर ये कालांश अच्छा लगा तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।